अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 17 और 18 करने जा रहे हैं। ये दोनों हेस लॉ की एप्लीकेशन है। इसमें एनर्जी ट्रायंगल बनानी पड़ेगी और फिर कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। मैं लेक्चर में इस चीज़ को बड़ी डिटेल में समझाऊंगा। सबसे आसान तरीका यही है, देयर आर मैनी मेथड्स टू कैलकुलेट द अननोन वैल्यू ऑफ हीट चेंज, बट if we apply Hess law in the triangle form, we can easily calculate the unknown values. तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ और कैलकुलेट करते हैं अननोन वैल्यूज को। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं जो कि आपको हेस लॉ के इस्तेमाल में मदद करेंगी और आप उनको यूज करते हुए जो एनर्जी ट्रायंगल है उसको इस्तेमाल करते हुए हेस लॉ की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से अननोन वैल्यूज या हीट एंथैल्पीज कैलकुलेशन या हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए पहली बात तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास अगर हमने एनर्जी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो है क्या। एनर्जी ट्रायंगल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ए बनाता है डी, ठीक है, ए डी बना रहा है, तो अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं ए और डी को उसके एलिमेंट से। मसलन फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स ए भी बना सकते हैं, एलिमेंट डी भी बना सकते हैं। मैं आपको इसी क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ये वाली बात यूज करके दिखाऊंगा। अभी फॉर अ टाइम बिंग हम ऐसा करते हैं, यूज करते हैं मीथेन की एग्जांपल। CH4 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ and forms carbon dioxide and water। अब ये एक कंबस्टन रिएक्शन है। अगर मैं इसको बैलेंस कर लूं तो यहां पे 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ भी 2 आ जाएगा। नाउ ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ये R वाला हिस्सा जो है वो A को इंडिकेट कर रहा है और P वाला हिस्सा जो है वो D को इंडिकेट कर रहा है। अब ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों अपने एलिमेंट से बन सकते हैं। मतलब यहाँ पे मीथेन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से ये जो रिएक्टेंट्स है ये सारे बन सकते हैं। मीथेन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनेगा, जबकि ऑक्सीजन जो है वो बनेगा ये बल्कि एलिमेंट की फॉर्म में, इसको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं ऐसा करता हूं, मैं ये एरो जो एक ब्लैक कलर का लगाया है, एक और एरो लगाता हूँ रेड कलर का जो एलिमेंट्स को शो कर रहा है टुवर्ड्स प्रोडक्ट। अब ये क्या शो हो रहा है? ये शो हो रहा है कि जो आपके एलिमेंट्स है ना वो आपकी प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। मतलब कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर भी बना सकता है। इट मींस ये है हमारे रॉ एलिमेंट्स। रॉ का वर्ड मैं यूज करना चाह रहा हूं कि ये हमारे रिएक्टेंट्स भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो हमारी एनर्जी ट्रायंगल में जो डी है ये वाला कॉर्नर शो करता है प्रोडक्ट्स को और जो ए है वो शो करता है रिएक्टेंट्स को, और जो हमारी ट्रायंगल का नीचे वाला कॉर्नर है दैट शोज एक्चुअली एलिमेंट्स। तो हम ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल में 2 पाथ क्रिएट होते हैं। एक बात जो हमारा क्रिएट होता है वो तो होता है एलिमेंट से ए की तरफ जाए और ए से डी बना लें, यानी कि आप एलिमेंट से रिएक्टेंट बनाए और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लें। दूसरा पाथ क्या है कि एलिमेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लें, यानी कि आप एलिमेंट से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लें। अगर आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं तो आप एलिमेंट्स आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। मतलब देखें, मैं एलिमेंट्स रिएक्टेंट के हिसाब से बैलेंस कर लूं, यहां पे लगा लूं 2 और यहां पे भी लगा लूं 2, तो जब मैं एलिमेंट रिएक्टेंट के हिसाब से बैलेंस कर लूंगा ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट के हिसाब से बैलेंस हो जाएंगे। तो एलिमेंट्स की तो बैलेंसिंग का इशू नहीं है। अब ये वाली थ्योरी दोबारा एक दफा इजी मेथड में, रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को बनाने वाले एलिमेंट्स रिएक्टेंट भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। आपके पास 2 पाथ बनते हैं, एलिमेंट से रिएक्टेंट बना के प्रोडक्ट तक चले जाएं या एलिमेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लें। ये हो गया पाथ 1, ये हो गया पाथ 2। अब हमारे पास ये 2 पाथ बनाने का फायदा ये होता है कि हम किसी अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं जो हमसे रिक्वायर्ड है। हम यहां पे कहेंगे कि चूंकि पाथ 1 के एंथैल्पी चेंज जो है वो पाथ 2 के इक्वल है, लिहाजा पाथ 2 या पाथ 1 में आने वाली अननोन वैल्यूज में से कोई एक फाइंड हो सकती है यूजिंग दिस इक्वेशन।
तो ये सारी हमारी एक्सरसाइज करने का मकसद ये है कि हम फाइंड कर लें अननोन वैल्यूज को। तब इस सारी एक्सरसाइज को हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इफ वी नो द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इसको हम यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो वन डिस्क्रिप्शन हमें गिवन है उसमें हम इक्वेशन बनाते हैं। नंबर वन डिस्क्रिप्शन कह रही है कि हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल गिवन है, यानी कि इथाइल अल्कोहल को जलाया जाए तो उसकी वैल्यू गिवन है। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। जब इसको जलाया जाए ना, यानी कि ऑक्सीजन की एक्सेस में इसको बर्न कराया जाए, तो इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हीट चेंज इज सपोज टू बी -1367 फॉर 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल। किलो जूल पर मोल का मतलब फॉर 1 मोल। अब मैं इसे बैलेंस कर लेता हूं ताकि मेरे लिए आसानी हो। नाउ अगर मैं बैलेंस करूं कार्बन को, तो यहाँ पे आएगा, मैं बैलेंस के लिए ब्लैक कलर यूज करता हूं 2, ओके, और वाटर के साथ लगाता हूं 3, तो ये मेरी बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, और ऑक्सीजन के साथ भी आ गया 3। नाउ दिस इज इक्वेशन बैलेंस। याद रखिएगा जब बैलेंस करना है तो सबसे पहले कार्बन को करें, ठीक है, फिर हाइड्रोजन को करें, फिर ऑक्सीजन को करें, यानी कि CHO आपने बैलेंस के लिए यूज करना है मेथड। तभी मैंने पहले कार्बन को किया, फिर हाइड्रोजन को किया, ऑक्सीजन खुद ही बैलेंस हो जाएगी। अब आपके पास ये आ गए हैं रिएक्टेंट्स, एनर्जी ट्रायंगल का रिएक्टेंट्स आ गए, और ये आ गए प्रोडक्ट्स, ओके। अब हमें जो बाकी दो गिवन है वैल्यूज, वो है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि मैं यहाँ बॉक्स ऐसा करते हैं, हम बॉक्स को इधर बना लेते हैं ताकि वो मिक्स ना हो हमारी इक्वेशन के साथ। देखें, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी? -393.7। दिस इज सपोज टू बी meant by this description part 2। and heat of formation of water, H2 plus O2 half, वाटर का 1 मोल बनाया और उसकी जो एंथैल्पी चेंज है -285.8 किलोजूल पर मोल। अब ये हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस गिवन है। स्टूडेंट, जब भी आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन हो तो आपने एक बात अपने ज़हन में बिठा लेनी है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाली जो इक्वेशंस है आपने उसे कंपेयर करना है एलिमेंट्स की एनर्जी ट्रायंगल वाली इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। कंपेयर करने की नहीं जरूरत एक्चुअली। आपको जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस गिवन हो तो आपने जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर के शुरू में बताई थी कि एलिमेंट्स वाली एनर्जी ट्रायंगल जिसमें एलिमेंट्स आते हैं, रिएक्टेंट आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं, वो यूज करनी है। वो एनर्जी ट्रायंगल क्या थी? एलिमेंट्स कैन फॉर्म रिएक्टेंट्स, एलिमेंट्स कैन फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट कैन आल्सो फॉर्म प्रोडक्ट। ये आपने इक्वेशन यूज करनी है। तो यहां मैं नीचे लिखता हूं एलिमेंट्स। अब रिएक्टेंट्स को बनाने वाले कौन से एलिमेंट है? इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट को बनाने वाले भी यही एलिमेंट्स हैं। सो दिस इज अनदर पाथ जनरेटेड। मैं ऐसा करता हूं, इसको रेड से शो कर लेता हूं ताकि ये पाथ रेड कलर से शो किया जा सके, और जो दूसरा पाथ है आई विल शो इट विद द ग्रीन। अब ये एलिमेंट्स जो है ये हमारे, इनमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, कार्बन, ये रिएक्टेंट्स भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, ओके फाइन। अब मैं इसको ऐसा करता हूं, बैलेंस करता हूं। जब आपने बैलेंस करना है तो आपने टोटल ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 7 है, तो मैं लिख लेता हूं 7/2। टोटल हाइड्रोजन जो आपके पास रिएक्शन में है वो है H5N14, तो यहाँ पे आ गया 6 है, 3 कार्बन के साथ आ गया 2। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इसमें रूट्स मुतय्यन करते हैं, रूट्स आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास एक रूट यह है कि हम एलिमेंट से रिएक्टेंट बनाएं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक चले जाएं, यानी कि ये वाला एलिमेंट्स होते हुए प्रोडक्ट तक चले जाएं, एक रूट ये है। दूसरा रूट है हमारे पास ब्लू कलर का, वो रूट ये बताता है कि आपने रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट तक जा सकते हैं। सो let's mention this is route number 1, this is route number 2, okay। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, ओके।
नाउ स्टूडेंट्स, रूट नंबर 1 में जो एंथैल्पी चेंजेस हैं वो रूट नंबर 2 के इक्वल आनी चाहिए। रूट नंबर 1 में जो एंथैल्पी चेंजेस है वो ये बताती हैं कि आपके एलिमेंट्स मिलके एथेनॉल बना सकते हैं। ऊपर देखिए ऑक्सीजन ऊपर O2 की फॉर्म में है, नीचे भी O2, तो ये कन्वर्ट तो किसी और चीज में नहीं हुई। सो रूट 1 में सिर्फ आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल होगी। उसकी वजह ये है कि आपकी सिर्फ वही वैल्यू रिएक्टेंट्स में नजर आ रही है क्योंकि एथेनॉल ही बन रहा है। और उसके बाद रूट 1 में एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल C2H5OH, और दूसरी है ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास ये है एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ एथेनॉल, और ये रूट 2 के इक्वल है। रूट 2 में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं एलिमेंट से। कौन कौन सी प्रोडक्ट बन रही है? द फर्स्ट प्रोडक्ट इज एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप कहेंगे सर ये तो दो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, तो मैं यहां लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो यहां लिखूंगा डेल्टा H फॉर्मेशन वाटर। अब यहां पे मुझे जो चाहिए, जो मेरे से रिक्वायरमेंट थी, वो थी फॉर्मेशन ऑफ इथाइल, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये वाली वैल्यू मुझसे रिक्वायर्ड है। तो जब ये वैल्यू मैंने फाइंड करनी है तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन के एक तरफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल इधर लिखा रहने देता हूं और बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाता हूं। दूसरी तरफ क्या है? 2 टाइम्स एंथैल्पी फॉर्मेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 टाइम्स एंथैल्पी फॉर्मेशन फॉर वाटर माइनस ये डेल्टा HC उधर जाके माइनस हो जाएगा, बनाएगा माइनस डेल्टा HC एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ एथेनॉल। नाउ लेट्स राइट डाउन द वैल्यू। 2 इंटू कितनी थी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए? -393.7 प्लस 3 इंटू वाटर के लिए कितनी थी? आप जैसा कि गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर 285.8, और हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन गिवन है वो हम देख लेते हैं ऊपर, -1367। अब देखें ये जो बाहर वाला माइनस मैंने डाला है ना, ये वाला माइनस एक्चुअली ये वाला माइनस है, और जो मैं अब वैल्यू लिखने जा रहा हूं वो भी माइनस में है, -1367 किलो जॉल पर मोल। अब मैं इस सारे को सॉल्व करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा, ये पहली बात है ये तो होगी पॉजिटिव, तो ये हो गया +1367 किलो जॉल पर मोल, और ये जो दो वैल्यूज हैं ये दोनों हो जाएंगी नेगेटिव, और अगर आप कैलकुलेटर पे इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -1644.8। मैं ऐसा करता हूं इसका आंसर लिख लेता हूं रेड कलर में ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए ना कि ये वैल्यू आ रही है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो मेरे पास आएगी वो आएगी -277.8। ये आई है आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल। अब इसके यूनिट स्टूडेंट्स आप जानते हैं, यूनिट्स हमेशा एंथैल्पी चेंज के क्या होते हैं? किलो जॉल पर मोल। इन सारों के भी यूनिट्स किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल पर मोल है। तो जब इनको मैं ऐड सब्ट्रैक्ट सेम यूनिट्स वाली वैल्यूज को करूंगा तो आंसर भी किलो जॉल पर मोल पे आएगा। मैंने क्या किया है, मैंने जो एलिमेंट्स यूज करते हुए एनर्जी ट्रायंगल बनाई थी उस पाथ को यूज किया, तो उसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल की वैल्यू आ रही थी और वही अननोन थी, तो मैंने इक्वेशन के एक तरफ रहने दी और बाकी सारी वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया। और याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर, थर्मोकेमिकल इक्वेशन के अंदर, ये इन द फॉर्म ऑफ 2 मोल्स है और ये 3 मोल्स है। बेहतर होगा अगर हम यहाँ पे ना मींस आप क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इनकी स्टेट्स भी मेंशन कर दें सारों की। मैं ऐसा करता हूँ, मेंशन कर देता हूँ लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, बिकॉज इट इज नेसेसरी कि आपको पता हो कि आपकी जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो, और जो आपके पास एलिमेंट्स हैं जिनसे वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस स्टेट में है। समहाउ हमने ये याद रखना है
कि ये थर्मोकेमिकल इक्वेशंस है, इसमें हम यूजुअली मेंशन करते हैं स्टेट्स को, और ये एंथैल्पी चेंजेस जो आई हैं हमारी, हमने हेस लॉ यूज किया जिसमें एलिमेंट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ट्रायंगल बना के कैलकुलेट किए हैं। हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं नेक्स्ट, जिसमें ये जरा और वाज़ेह हो जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इन व्हिच C2H4 reacts with hydrogen and to form C2H6. This is actually a hydrogenation process in which C2H4 indicates ethene and hydrogen H2 molecule forms C2H6 ethane, और ये निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है अपेरेंटली 200 से 300 डिग्री के अराउंड। समहाउ ये एक केमिकल रिएक्शन है, हमें नहीं पता कि इसमें जो डेल्टा एच आर है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो कितनी है, वी डोंट नो। हाँ, हमें कुछ इसकी अदर इंफॉर्मेशन गिवन है। मसलन दे सेड कि अगर आप इथीन, हाइड्रोजन और इथेन को जलाएं, इसकी कंबस्शन करें, तो -337.2, -68.3 और -372.8 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कैलोरीज भी एनर्जी का यूनिट है, और 1 कैलोरी जो होता है that is actually equal to 4.18 joule. So, however, we are not interested in conversion because हमारा आंसर, अगर हम किलो कैलोरीज यूज करें तो आंसर भी हमारा किलो कैलोरीज में आ जाएगा, और ना हमसे डिमांड है कि ये हीट ऑफ रिएक्शन जो है ये किलो जॉल्स में कैलकुलेट करें। सो वी ओनली यूज दीज वैल्यूज एंड ड्राइव द आंसर। खैर, ये हमारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहती है, अगर मैं C2H6 को जलाऊं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल के वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है। अगर मैं C2H4 और हाइड्रोजन को जलाऊं तब भी यही बनता है। पहली बात है, इसे बैलेंस करना पड़ेगा। C2H6 कितनी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, देखें। इसको मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट कराऊंगा। अच्छा, अब मैं ये ऑक्सीजन वाली बात जो है ये मैं लिख लेता हूं ब्लैक से, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन से C2H6 रिएक्ट करेगा उतने ही C2H4 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। क्यों? हाइड्रोजन और कार्बन जितनी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे है उतनी ही राइट हैंड साइड पे है। सो अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट करवाता हूँ, मैं पहले बैलेंस करता हूँ, कार्बन 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया, हाइड्रोजन 6 है यहाँ पे 3 आ गया, तो मेरे पास ऑक्सीजन कितनी आई 7/2, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितनी आएगी 7/2। अब आप देखें इक्वेशन को, चाहे आप रिएक्टेंट से शुरू करके कंबस्शन वाली प्रोडक्ट्स तक जाएं, इसे कह लें प्रोडक्ट्स नंबर 2, या प्रोडक्ट नंबर 1 को कंबस्शन करा के प्रोडक्ट नंबर 2 तक जाएं, सेम बैलेंस होगा। सो आपने मेन इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उनको बैलेंस करना है। ये हुआ यूं है कि रिएक्टेंट्स 1 को जलाते हैं, हम कंबस्शन कराते हैं, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था। जो रिएक्टेंट के से प्रोडक्ट बनती थी उसको जलाते थे तब भी यही बनता था। तो मैंने ये एक सिंपल इक्वेशन को इस फॉर्म में मॉडल को, जो हमारे पास इक्वेशन का मॉडल गिवन है उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। अब ये चूंकि ऑक्सीजन दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में है, लिहाजा इट विल नॉट डिस्टर्ब इवन इट इज ऑक्सीजन, तो ये हमें वैसे भी नहीं तंग करेगा। नाउ वी मूव टुवर्ड्स पाथ्स, हम पाथ्स की तरफ चलते हैं। ये रास्ते कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे पास जो पहला रास्ता अवेलेबल है वो है कि हम ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनसे पहले अपनी प्रोडक्ट बनाएं, यानी कि हम इस रास्ते से इधर जाएं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लें इसको जला के। और दूसरा रास्ता हमारे पास जो अवेलेबल है डेट एक्चुअली इंडिकेट्स कि हम इससे डायरेक्ट जला के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लें, यानी कि एक पाथ ये अवेलेबल है और एक पाथ ये अवेलेबल है। इसका मतलब ये हो गया इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट होगा, P होगा, और इसमें सिर्फ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट्स होगा। तो ये होगा हमारा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ टू थिंग्स, C2H4 एंड हाइड्रोजन, और ये वाली जो ब्लू कलर की लाइन है ये वाली, ये शो करेगी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ओनली C2H6, और ये ऊपर वाली होगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो मैं यहाँ पे CR लिख देता हूँ फॉर रिएक्टेंट एंड दिस इज फॉर P1 प्रोडक्ट्स। ओके, अब मैं इसको यूज करता हूँ पाथ
ब्लैक कलर के पाथ को मैं रेड कलर के पाथ से इक्वलाइज कर देता हूं। इसे मैं कहता हूं रूट नंबर 1 और इसे मैं कह देता हूं रूट नंबर 2। तो मैं ये कहूंगा कि रूट नंबर 1 में एंथैल्पी चेंजेस जो है वो रूट नंबर 2 के एंथैल्पी चेंजेस के बराबर है। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। रूट नंबर 1 में पहला एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, फिर है दूसरा एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन फॉर प्रोडक्ट P1 विच इज एक्चुअली ईथेन C2H6, और साथ में लिखूंगा रिएक्टेंट्स जो है हमारे पास वो है HC एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ रिएक्टेंट्स। चेंज इन एंथैल्पी यानी कि हीट का चेंज जब हम कोई जलाते हैं रिएक्टेंट को या किसी भी चीज को, तो ये होगा। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये जो HCl लिखा ना ये असल में दो चीजों की वैल्यूज हैं। इसके अंदर आपका आएगा एंथैल्पी कंबस्टन फॉर C2H4 और एंथैल्पी कंबस्टन फॉर हाइड्रोजन। अब ये देखते हैं क्यों। अब वापस जाएं इक्वेशन की तरफ। तो इसमें जो रिएक्टेंट है वो दो हैं और ये दोनों जल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं। और ये तो HCP का मतलब तो सिंपल है कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ C2H6 और ये डेल्टा HR ये हमने फाइंड करना है। तब हम क्या करें, इन सारी वैल्यूज को एक तरफ ले जाएं, डेल्टा HR को एक तरफ रहने दें। तो डेल्टा HR एक तरफ रहने दिया और उन सारी वैल्यूज को एक तरफ लिख दिया, C2H4 प्लस डेल्टा H कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ C2H6, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कंबस्टन ऑफ C2H6। अब ये वैल्यूज मेरे पास गिवन है, अगर आप ऊपर जाएं तो ये सारी वैल्यूज मेरे पास गिवन है। मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मेंशन करता हूँ क्वेश्चन से सॉरी, जो मेरे पास C2H4 की एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन गिवन है C2H4 की, वो है -337.2 किलो कैलोरीज। याद रखना ये किलो कैलोरीज में गिवन है। और जो मेरे पास गिवन है फॉर हाइड्रोजन वो है -68.3, तो प्लस का साइन ऑटोमेटिकली माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो C2H6 की गिवन है ना उसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये मैं ये वाला साइन ये लिख देता हूँ और इसकी वैल्यू ब्रैकेट में लिख देता हूँ -372.8 किलो कैलोरीज। नाउ अगर मैं इन दोनों माइनस वाली वैल्यूज को इकट्ठा लिख लूं पहले, तो ये बन गया -337.2 -68.3 किलो कैलोरीज, और ये हो गया प्लस 372.8। तो अब हमारे पास जो आंसर आया वो आया that comes to be, इसको मैं कैलकुलेटर पे सोल्व करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -32.7 किलो कैलोरीज। तो ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आया किसका, जो हमारे इस इक्वेशन एनर्जी ट्रायंगल में इथेन में कन्वर्ट होता था उसका। स्टूडेंट्स अब हम ना इस क्वेश्चन को दोबारा इधर थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन गिवन होना, तो आपने जहां हम एलिमेंट्स लिख रहे थे ना वहां पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख देना, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है जिनको हम जला रहे हैं, तो इनसे सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके बाद आपने इनको बैलेंस कर देना। जब आप बैलेंस करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी और इस इक्वेशन के जरिए आप दो रूट्स डेवलप कर लेंगे, और जो दोनों रूट्स होते हैं वो मैंने आपको मेंशन कर दिए कैसे डेवलप होते हैं। उसके बाद आपकी दोनों रूट्स में से एक अननोन वैल्यू होती है और वो अननोन वैल्यू इक्वेशन के एक तरफ रख के बाकी सारी कैलकुलेट की जा सकती हैं। स्टूडेंट्स आपको ये एनर्जी ट्रायंगल से यकीनन कैलकुलेट करना बहुत आसान लगा होगा। और एक दूसरी बात, अगर आप ये कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आपके लिए ये न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा, ना सिर्फ ये बल्कि इससे आगे वाले न्यूमेरिकल्स भी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।